अभियान और पीएम को भेजेंगे 50 लाख डीएनए सैंपल। कानून के पचड़ों में फंसी राधे मां, अश्लीलता फैलाने को लेकर अब पंजाब के मुक्तसर में दर्ज हुई शिकायत। दहेज उत्पीड़न पर राधे मां ने दी सफाई, कहा बेकसूर हूं मैं। दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटकों से कुछ पलों के लिए सहमे लोग। 6.2 की तीव्रता के भूकंप का केंद्र था अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। देवघर के बेला बागान दुर्गा मंदिर में भगदड़ मामले में डिप्टी कमिश्नर और एसपी सस्पेंड। सीएम ने कहा मनचले कांवड़ियों की वजह से हुआ हादसा। भगदड़ में 11 लोगों ने गंवाई जान। देश दुनिया में 500 करोड़ का आंकड़ा छूने को बेकरार बजरंगी भाईजान। सलमान ने फैंस को कहा शुक्रिया, तो पाकिस्तानी मुन्नी गीता की भारत वापसी की भी जल्द जताई उम्मीद। विवादास्पद ट्वीट पर नहीं दिया कोई जवाब। रात 10 बजे को प्रेजेंटेड बाय शेर वही जो शेरा कॉमिक में। नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इतनी लाचारी क्यों है भाई? भगवान इतनी भगदड़ क्यों है? आज हर तरफ तस्वीर यही पूछती है, आखिर कमी है कहां पर? देवघर का हादसा सवाल है इंतजाम पर। किसान लाचार है तो खुदकुशी में रास्ता देखता है। संसद लाचार है क्योंकि चल नहीं पा रही है। सवाल है रास्ता कहां है? तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी, हर मुद्दे पर बात होगी, लेकिन दस्तक में आज शुरुआत करते हैं किसानों की खुदकुशी के सवाल पर। बहुत बड़ा सवाल है। किसान की लाचारी के आंसू देश में रुक नहीं रह पा रहे हैं। संसद में जितना शोर बढ़ रहा है, आंसू भी उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा के किसानों ने तो राष्ट्रपति से मौत मांगी है। सोचें आप जरा, बाकी देश में किसानों का क्या हाल है? ध्यान से देखें रिपोर्ट। किसानों की जिंदगी में हर तरफ आंसू है। बात चाहे यूपी के मथुरा की करें या फिर महाराष्ट्र के बीड की। किसानों की खुशहाली की हरी भरी धरती पंजाब में भी किसान परेशान है कि आखिर क्यों जमीन से जुड़ी जिंदगी मुफ्त से भी ज्यादा सस्ती हो रही है। मथुरा के रास्तों में छोटे छोटे बच्चे हाथ में बैनर लिए चल पड़े हैं। साथ में महिलाएं, बुजुर्ग और माँ बाप भी घर से जुलूस लेकर निकल पड़े हैं, क्योंकि 17 साल हो गए जमीन सरकार ने गोकुल बैराज के लिए छीन ली, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। लिहाजा अब जिंदगी ही खुदकुशी की मांग को लेकर जुलूस बन गई है। किसानों ने राष्ट्रपति से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। 17 साल में 700 एकड़ जमीन का 800 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को दिलाने में मदद करें, और अगर किसानों का हक राष्ट्रपति महोदय नहीं दिलवा सकते तो जमीन देने वाले सभी 25,000 किसान परिवारों के लोगों को फांसी दे दें। हम इसकी मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी से कि हमको फांसी की सजा सुनाने का ऑर्डर दे दिया जाए या तो हमारा मुआवजा दिया जाए। तो हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, हम सभी किसानों को 25,000 करीब किसान परिवार हैं, इन सभी फांसी की मतलब मांग करते हैं। मथुरा में किसानों को मुआवजे का इंतजार है ताकि खुदकुशी का फंदा कभी गले में डालने की नौबत न आए, पर तस्वीर यहाँ दूसरी भी है। किसानों की खुदकुशी से कराहती महाराष्ट्र के बीड की धरती पर बॉलीवुड का दर्द उमड़ा है। खुद फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर निकले हैं किसानों का दर्द बांटने। 112 किसानों को राहत के लिफाफे दिए, नकदी भी बांटी, इस एहसास के साथ कि किसान परिवारों के आंसू जितने भी पोंछो कम है। लेकिन हर तरह की मदद जैसे नाकाफी लगती है, क्योंकि बाजार के अर्थशास्त्र में उपज देने वाले किसान को कीमत मिलती नहीं। बिचौलिए जब चाहते हैं कीमत बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं फसल मिट्टी के मोल खड़ी हो जाती है। यकीन न हो तो सुजलाम सुफलाम पंजाब को ही देख लीजिए। जालंधर में आलू मुफ्त के भाव मिल रहा है, किसानों का कलेजा फट रहा है, क्योंकि आलू का एक्सपोर्ट सरकार ने बंद कर दिया है। इधर थोक मंडी में आलू की कीमत 2 से 3 रुपए किलो से ज्यादा देने को कोई तैयार नहीं, तो फिर
रास्ता क्या बचता है। मंडी में आलू की कीमत इतनी नहीं कि खर्च भी निकल सके, लिहाजा मुफ्त में ही फसल बंट रही है। आलूओं का कोई ग्राहक नहीं है। मंडियों में 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए पैकेट के हिसाब से आलू सेल हो रहा है और उसका कोई ग्राहक नहीं है। जो बस उतना ही खर्चा हमारे कोल्ड स्टोर का है। अगर गवर्नमेंट जो है हमारी बातें नहीं मानेगी, नहीं करेगी, तो इसके हिस्से में हम और भी बड़ा संघर्ष करेंगे अगले आने वाले महीनों में। इनको हमने चेतावनी देते हुए। तो ये है किसान के दर्द की असल तस्वीर। कहता होगा कोई दुनिया में कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किसान का खून पसीना और उपज सब मुफ्त है। जिनके दरवाजे पर दुनिया जहान को पानी भी मुफ्त मिलता है, लेकिन वही किसान बाजार में सरकार के दरवाजे पहुंचता है, तब जाकर कहीं समझता है कि बाजार कितना बेजार है, जिसके पास शायद किसानों के दर्द की कोई कीमत नहीं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकारी आंकड़ों पर तो आप यकीन जरूर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का सरकारी आंकड़ा है कि 3 साल में 3,313 किसानों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा देते वक्त इस देश को शायद शर्म भी नहीं आती। यह सरकारी आंकड़ा है बस। खैर, किसको शर्म आएगी? क्यों? क्योंकि संसद में तो हंगामा होता है, संसद ठप है, कामकाज नहीं हो पा रहा है। हम सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस सुषमा स्वराज का इस्तीफा चाहती है। वहीं सरकार है कि उसे सुषमा स्वराज में कोई दोष नजर नहीं आता। तो दोषी है कौन और संसद चले कैसे, इस पर हंगामा जारी है। Asked a very specific question to Sushma Swaraj ji. Please explain to the country and the people of India. आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है? सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को समझना चाहिए कि इस प्रकार के सवाल उसके नेतृत्व से अगर पूछने लग पड़े तो शायद उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं होगा। सुषमा जी बहुत वर्षों से राजनीतिक जीवन में हैं और इस तरह का आरोप उन पे लगे, किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ठान चुके हैं कि सुषमा स्वराज के परिवार को ललित मोदी से मिले एक एक पाई का हिसाब जानकर ही दम लेंगे, तो सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि 25 निलंबित सांसद सोमवार को लोकसभा में तो लौटे, लेकिन संसद में चर्चा नहीं लौट पाई। हंगामे और शोरगुल में संसद का एक और दिन स्वाहा हो गया। कांग्रेस सांसदों के हंगामे और शोर के बीच स्पीकर ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा, तो कांग्रेस की अगुवाई वाले पाले में बंटवारा साफ दिखा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साफ किया, चर्चा जरूरी है, कांग्रेस को अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ देगी। आप इनके नेताओं को मुझे बुला लीजिए, उधर के नेताओं को बुला लीजिए, अभी बात हो जाए, क्या आपकी जिम्मेदारी है। ट्विटर के जरिए समाजवादी सांसद रामगोपाल यादव ने साफ किया कि गांव की पंचायतें भी विवाद सुलझा लेती हैं, तो फिर संसद में मसला क्यों नहीं सुलझ पा रहा। संसद चलाने के हक में समाजवादी पार्टी के साथ टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, आरजेडी, आप ने भी कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुलायम सिंह सियासी अखाड़े के ऐसे पहलवान हैं जिनके दांव में कई बार उनके अपने भी पछाड़ खा जाते हैं। कांग्रेस भी आज मुलायम सिंह यादव के दांव से ऐसे ही चित हो गई। पहले कांग्रेस ने स्पीकर की बुलाई बैठक में जाने से इनकार किया, लेकिन आखिरकार जब कांग्रेस के नेता स्पीकर की बैठक में पहुंचे तो देखा कि वो विपक्ष जो अब तक सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा था, आज मुलायम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का ही विरोधी हो चला और इसी का फायदा सरकार ने अपने पक्ष में उठा लिया। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। 12 साल का एक छोटा सा किस्सा 2 लाइनों का। साल 2003 की बात है, जुलाई में शिमला कॉन्क्लेव हुआ था। कांग्रेस का आंकड़ा 100 के ऊपर था। सोनिया गांधी जी ने कहा सारी सेक्युलर पार्टी साथ आए, सब साथ आ गई। लगता है ऐसा है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फिर से ये मांग की है, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा 40 के आसपास है, बाकी दल हटते जा रहे हैं। कांग्रेस कमजोर है। खैर, सरकार को लगता है कि कांग्रेस जीएसटी बिल पास नहीं होने देना चाहती और विपक्षी कांग्रेस को लगता है कि सही मौका है
जो हाथ से निकलने नहीं देंगे। हर तरफ सवाल है कि शक और शुभा और आशंकाएं, क्योंकि संसद से चर्चा नदारत है। इनकी कार्रवाई ठीक ढंग से चलनी चाहिए, तो इस बारे में खास तौर से जो सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पहल करनी होगी। हम चाहते हैं कि सदन चलाए। हमने सरकार को चॉइस भी दिया था कि आप इस्तीफा लो और सदन चलाओ, मगर फैसला सदन ने किया है और सरकार ने किया है कि हमें नहीं चाहिए, हम चलाना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करें। संसद में आप बोलते नहीं और सड़क पे आप सुरमा बने हुए हैं, तो संसद में बोल करके संसद में अपनी बात रखिए और बात सुनिए। जिस पद का दुरुपयोग हुआ है उस पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। हर विषय पर बहस करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये समझते हैं कि या सिर्फ मेरी ही राय चलेगी और सदन को किसी के ऊपर नहीं चलने दिया जाएगा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। अब ये चिल्ला चिल्ला के टेलीविजन में कहना कि कांग्रेस पार्टी एक बिल के खिलाफ है, दूसरे बिल के खिलाफ है। I am saying Prime Minister knows a lot more because Lalit Modi is saying he is very close to him. I am saying that all this procedure of bypassing the External Affairs Ministry, of bypassing the ambassador, the High Commissioner in England, right, and the processes in which Lalit Modi was granted favors, because at one point in his email says that one Mr. so and so is a congressman, I don't want to deal with him, right? So he was at that point very close to all these people. And because of his proximity to all these people, all this was being done. कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करके विवाद में प्रधानमंत्री को घसीटने की कोशिश की। उनके अनर्गल और बेबुनियाद आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। सवाल खड़ा यह होता है सबसे बड़ा कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री के शब्दों की कीमत होती है, और अभी जो आपने देखा, प्रधानमंत्री को एक तरीके से घसीटने की कोशिश की गई उस पूरे विवाद में। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात की गारंटी लेती है कि कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा हो, या एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी ललित मोदी से कोई भी संबंध नहीं था? क्योंकि उस जमाने में क्रिकेट में तो कई कांग्रेस के नेता थे। खैर, कहते हैं प्रधानमंत्री के शब्दों की कीमत होती है, गरिमा होती है, पर सवाल चुनावी रण का है। पीएम के डीएनए वाले बयान पर सियासत भड़क गई है। नीतीश कुमार ने अभियान छेड़ दिया है पीएम के घर पर। जल्द ही बिहार के 50 लाख लोगों के डीएनए सैंपल पहुंचाने की तैयारी। राजनीति के डीएनए का सचमुच किसे पता है कि कब कौन कहां पर किससे हाथ मिलाने पहुंच जाए। बिहार के चुनावी मोर्चे पर परिवर्तन का बिगुल बजा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सियासत की इसी चंचल चाल पर चुटीले अंदाज में वार किया था। लेकिन बात नीतीश कुमार को चुभ गई। पीएम को तभी खत लिखकर बयान वापस लेने की मांग उठा दी थी, लेकिन गया रैली में पीएम के तेवर और तल्ख हो उठे तो नीतीश कुमार ने भी डीएनए के सवाल को अब नाक का सवाल बना लिया है। खुद के राजनीतिक डीएनए को बिहार के लाखों लोगों के डीएनए से जोड़कर नए राजनीतिक अभियान की बुनियाद रख दी है, जिसके तहत पहले चरण में 50 लाख लोगों के डीएनए सैंपल के तौर पर बाल और नाखून जमा कर उसे पीएम के निवास 7 रेसकोर्स रोड पर भेजने की तैयारी की गई है। सभी सैंपल पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे ताकि संख्या का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। जिन शब्दों का उन्होंने डीएनए का उपयोग किया है उसको शायद ही कोई भला आदमी, कोई संवेदनशील आदमी, कोई राजनेता शायद ही किसी के ऊपर प्रयोग आज तक किया हो। और हम सबका ऐसा मानना है कि जब से लालू प्रसाद यादव जी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती यारी हो गई, नीतीश कुमार की पूरी विश्वसनीयता बिहार के राजनीति में समाप्त हो गई। अब वो कागजी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं। साफ है कि अब चुनावी जंग में तय होगा कि बिहार के राजनीतिक डीएनए का असल वारिस कौन होगा। जनता सत्ता का उत्तराधिकारी किसे चुनेगी। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। गिरिराज सिंह, उनका बयान भी काफी मायने रखता है। वो कहते हैं कि नीतीश बाबू है कोई बिहारी जो आतंकी इशरत जहां को अपनी बेटी बोले। डीएनए का सैंपल लेते वक्त सबसे जरूर पूछेगा, आपका डीएनए ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है। यानी सीधे सीधे गिरिराज सिंह ने जो बात वहां पर बड़ी थी आगे, उसको और आगे बढ़ा दिया है और कहा है
कि एक एक चीज का उदाहरण दे दे। ये देखिए गिरिराज सिंह का ट्वीट, नीतीश बाबू है कोई बिहारी जो आतंकी इशरत जहां को अपनी बेटी बोले? डीएनए का सैंपल लेते वक्त सबसे जरूर पूछेगा, आपका डीएनए ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। उन्होंने दिल्ली में इसी तरह का जो एग्रेसिव और इसी तरह का निगेटिव कैंपेन किया, व्यक्तिगत आक्षेप आरोप प्रत्यारोप किया केजरीवाल साहब पर, तो क्या नतीजा हुआ? 3 सीट इनको मिली, 67 सीट इन्होंने दिलवा दिया। तो हम लोग तो धन्यवाद देंगे कि इस तरह का काम ये लोग करें। मतलब जेडीयू सोच रही है कि नेगेटिव कैंपेनिंग को ज्यादा आगे बढ़ाओ। खैर, हमने बात की थी किसानों की, और किसानों की जिंदगी के लिए जमीन ही सबसे अहम है। इधर केंद्र की सांसें भी जमीन को लेकर अटकी हुई हैं। बिहार चुनाव होने जा रहा है, इसलिए भूमि विधेयक भी अगले सत्र के लिए टाला जा रहा है। भूमि बिल पर मोदी सरकार पहले ही बैकफुट पर खड़ी हो गई थी। संसद की ज्वाइंट कमेटी ने भी अब भूमि बिल के तमाम प्रावधानों पर चर्चा और फैसले के लिए और वक्त मांग लिया है। दरअसल ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग में बिल के तमाम विवादित मुद्दों पर बहस शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश इस आरोप से खफा हो गए कि कांग्रेस जानबूझकर बिल पास नहीं होने दे रही है। सूत्रों के मुताबिक जयराम रमेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक का बहिष्कार भी कर दिया। हालांकि बाद में मनाने पर वो बैठक में लौट आए। जमीन अधिग्रहण पर इस गर्मागर्मी के बीच ये तो तय हो गया कि बिल का भविष्य अब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में ही तय होगा। जिन अहम मुद्दों पर ज्वाइंट कमेटी के सामने भूमि बिल में पेंच अटका है, उसमें पहला मुद्दा है कि किसान से जमीन लेकर इस्तेमाल न करने की हालत में 5 साल बाद खुद ब खुद वापस होगी या नहीं। सरकार जमीन वापसी पर तैयार नहीं है, लेकिन ताजा हालात में इस मामले को राज्यों के हवाले छोड़ा जा सकता है। दूसरा पेच है जमीन अधिग्रहण पर किसानों की सहमति न लेने का। सरकार सहमति की अनिवार्यता नहीं चाहती है, जबकि विपक्षी दल बगैर किसानों की सहमति के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं। तीसरा पेंच किसानों को मिलने वाले मुआवजे से जुड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पुराने भूमि बिल के प्रावधानों में कोई ढिलाई देने को तैयार नहीं दिख रही है। हमने अपना मत रखा, वो चाहते थे कि इस पे सहमति दे दी जाए। हमारी सहमति किसान के हित में हो सकती है। सरकार अगर चाहती है उद्योगपतियों को मदद करने के लिए, उसमें सहमति नहीं हो सकती। The delay is indeed happening. I'm sure the 125 crore people of this country are watching who is responsible for the delay. तो विवाद में फंसे भूमि अधिग्रहण बिल का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला संसद से ज्यादा सड़क के संग्राम पर भी तय होगा। अहम मुद्दा किसानों से जुड़ा है कि वो जमीन के विधेयक के हक में अपनी राय देंगे या नहीं। Government has indicated that what it cannot do at the center, it will try and do it through the states. So the farmers will have to struggle against it. इस घमासान के बीच सरकार और विपक्ष की निगाहें बिहार की जंग पर लगी है, क्योंकि भूमि विधेयक पर सरकार के रुख पर भी नतीजे असर डालेंगे। कमलजीत संधू के साथ आनंद बनर्जी, दिल्ली, आज तक। भयंकर राजनीति है, बेचारा किसान अक्सर इस राजनीति का मोहरा बन जाता है। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आज शेरों का दिन है। आज वर्ल्ड लायन डे है, विश्व शेर दिवस, और शेरों के बगैर सभ्यता की पूरी कहानी ही अधूरी है। कुदरत की रचना की एक ऐसी कड़ी है शेर कि अगर खत्म हुआ तो समझे कि इंसानी जिंदगी के साल भी बस गिने चुने ही बाकी हैं। जून महीने के आखिर में गुजरात की बाढ़ ने इंसानी जिंदगी के साथ कुदरत के करिश्मे की सबसे दुर्लभ कारीगरी में शुमार गिर के शेरों पर भी कहर बरसाया। बाढ़ का पानी उतरने लगा तो देश में शेरों की अकेली बची पनाहगार ही शेरों की कब्रगाह नजर आने लगी। वन विभाग की गिनती के मुताबिक अमरेली जिले में 9 शेरों की मौत हुई। बाढ़ के पानी में ज्यादातर शेर जंगल छोड़कर सड़क पर निकल आए। कहते हैं कि शेरों को हर खतरे के पहले ही आहट मिल जाती है, लेकिन अमरेली में आई कुदरती आपदा में शेरों के लिए जंगल इतनी भी महफूज नहीं रही कि शेर भागकर अपनी जान बचा पाते। जाहिर तौर पर इसलिए मांग भी उठ गई है कि शेरों को गुजरात के गिर के साथ दूसरे इलाकों में भी नए सिरे से बसाया जाए।
सवाल ये भी उठा कि गिर के कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर में बसाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। सही है कि गिर के शेरों की दुर्लभ नस्ल पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में शेरों की कुल संख्या महज 523 बची है। इन सभी शेरों की बसावट गुजरात के गिर जंगलों में है, लेकिन शेर धीरे धीरे जंगलों की तरह ही साफ होता चला गया। वही शेर जिसके दांत गिनने वाले भरत के नाम पर भारत का नाम पढ़ने की कहानियां देश में हर किसी ने सुनी। वही शेर जो अशोक की लाट के ऊपर कभी बैठता था, जिससे भारत की आजादी के बाद सरकार के राज चिन्ह का गौरव मिला। और अब जबकि मोदी सरकार मेड इन इंडिया में जुटी है, तो यही शेर है जो दुनिया में देश के विकास की पहचान बन रहा है। लेकिन सवाल है कि वो शेर खुद को दुनिया की इस आपाधापी में बचा सकेगा जहां इंसानी जिंदगी की गरिमा ही दांव पर लगी है, जहां जानवरों और जंगलों की कुदरती बसावट के ज्यादातर हिस्सों पर इंसानी दखल सभ्यता के सबसे खतरनाक दौर में पहुंच रहा है। आज तक ब्यूरो।